मोहन, तुम लोग मरे हुए हो। मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, मुझे जाने दो। और फिर अचानक मोहन की माँ आत्मा में बदल गई। सारे गांव से अलग यह गांव एक अपनी ही दुनिया में था। इस गांव में सभी लोग हमेशा मिलजुल कर रहते थे। फिर हमेशा की तरह शाम के वक्त बिजली चली गई। अरे, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 बजे हैं और इतना सन्नाटा है कि रात के 2 बजे हो और बिजली भी चली गई। रमेश, जो गांव की बिजली व्यवस्था सुधारने शहर से आया था, तभी उसे गांव के कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाज आई। रमेश जब बाहर निकला तो देखा कि कुछ बड़े बुजुर्ग बैठकर बातें कर रहे हैं। रमेश उसके पास गया और कहा, इस गांव में सन्नाटा क्यों है और बिजली भी नहीं है? तुम इस गांव में नए आए हो। हम नहीं चाहते कि तुम कोई मुसीबत में पड़ जाओ। और याद रखना, रात के समय उस पुराने पावर हाउस पर जाने की गलती मत करना, नहीं तो अपने जान से हाथ धो बैठोगे। और फिर रमेश वहां से चला गया और अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश कर रहा था। करीब 1 बजे उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश उठ गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रमेश ने डरते हुए दरवाजा खोला। आप मेरी मदद कर सकते हो, जल्दी मेरे साथ चलिए। अरे, पर तुम कौन हो? आराम से बताओ। मेरा नाम मोहन है। मेरी माँ बीमार है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरे पास कुछ दवाई है, मैं ले लेता हूं। और फिर रमेश मोहन की मदद करने उसके साथ जाने लगा। जब रमेश मोहन के घर पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि मोहन के घर के छत पर बिजली का खंभा गिरा हुआ था। जब रमेश अंदर गया तो उसे बहुत तेज सड़न की बदबू आने लगी। जी, मोहन ने कहा था आपकी तबीयत खराब है, मैं आपके लिए दवाई लाया हूँ। अब दवाई का वक्त गुजर चुका है बेटा, अब सिर्फ बदले का वक्त है। और अचानक मोहन की परछाई दीवार में देखकर रमेश हैरान हो गया। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहां क्यों लाया। उस दिन मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। फिर मैं कुछ लकड़ी सर पर रखा और घर ले आया। मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं जाकर सो गया। उसे वक्त मेरी मां घर पर नहीं थी। शाम के वक्त अचानक वह बिजली का खंभा मेरे घर पर गिर गया और पूरे घर में बिजली फैल गई। मेरी मां जब आई तब उसने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। आखिर में मेरी मां अंदर आई। फिर वह भी बिजली के चपेट में आ गई और आज ये खंभा फिर जिंदा होगा। अगर कोई इसे छूकर अपनी बलि दे दे तो गांव की बिजली वापस आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। मोहन, तुम लोग मरे हुए हो, मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, मुझे जाने दो। और फिर अचानक मोहन की मां आत्मा में बदल गई। और फिर रमेश मौका देखकर वहां से भाग गया। भागते भागते वह गांव के बीच में आ गया और अचानक बेहोश होकर गिर गया। और अगले दिन गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। एक आदमी ने उसे उठाया और कहा, अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कोई परेशानी तो नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
और फिर रमेश ने गांव वालों को सारी घटना बताई और वहां से चला गया। गांव वाले डर से सहम गए। वह अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि गांव वाले कह रहे थे कि यह सब पावर हाउस से शुरू हुआ है। अब मुझे पावर हाउस पर जाकर देखना चाहिए, वहीं से कुछ पता चलेगा। और फिर रमेश गांव वालों की नजरों से छिपकर उस पावर हाउस पर जाने लगा। जब रमेश पावर हाउस पर पहुंचा तब वह हैरान हो गया, क्योंकि वहां बहुत शांति थी। वहां पर एक भी पक्षी नहीं थे। फिर रमेश अंदर गया। अंदर जाने के बाद कुछ देर खोजने पर उसे एक किताब मिली। वह हैरान रह गया। जो सब अभी हो रहा है वही सब उसे किताब में पहले से लिखा हुआ है। वह किताब लेकर जाने लगा। तभी उसे लगा कि उसे खिड़की से कोई झांक रहा है। उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम होगा। सुनो, गांव वालों में पावर हाउस पर गया था। वहां कुछ देर खोजने पर मुझे एक किताब मिली। जो अभी हो रहा है वह सब उसे किताब में पहले से लिखा है, और इस आत्मा को कैसे मुक्त करने वो भी लिखा है। आत्मा को मुक्त करने के लिए हर सोमवार वह बिजली का खंबा जागता है। हमें गांव वाले मिलकर एक यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ से उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और गांव में सब पहले जैसे हो जाएगा। हाँ हाँ, हम ये यज्ञ जरूर करेंगे। जब रमेश किताब में कुछ पढ़ रहा था तब उसकी नजर एक किताब में लिखी एक लाइन पर गई। उसमें लिखा था कि मैं तुम पर नजर रखा हूं। फिर रमेश जब पीछे मुड़कर देखा कि किसी की परछाई खिड़की पर थी, फिर वह डर से सो गया। फिर अगले दिन रमेश और मुखिया ने एक साधु को बुलाया। प्रणाम साधु जी। हमारे गांव के अंतिम छोर पर एक घर है। उस घर में एक माँ और बेटा रहता था। एक हादसे में उनकी मौत हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। ठीक है। फिर सोमवार के शाम के वक्त साधु यज्ञ में बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक एक अनजान लड़का आया और उस बिजली के खंभे को छूकर अपनी जान दे दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब रुक गया, पर किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। फिर मोहन और उसके मां की परछाई दिखी। मोहन ने कहा, धन्यवाद रमेश, तुमने मुझे और मेरी मां को मुक्त कर दिया। यह कहकर वह दोनों वहां से चले गए। रमेश और कुछ गांव वाले जाकर देखें तो वह लड़का जल के एकदम राख हो गया। फिर गांव में बिजली आ गई, पर गांव वाले इतने खुश थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि किसी ने अपनी जान दे दी। सबके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। रमेश अपने शहर के लिए जा रहा था, तब मुखिया और कुछ गांव वालों ने रमेश को दिल से धन्यवाद कहा। फिर रमेश चला गया। पर वह लड़का जो अपनी जान दे दिया, वह कौन था और उस किताब का क्या हुआ जो रमेश के पास था? अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो काम का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे दिन में ही काली रात हो गई हो। रह रहकर बिजली कड़क रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। ऐसे डरावने मौसम में आनंद अपने पांव भाजी के ठेले को धकेलता हुआ गांव के चौराहे की तरफ जा रहा था। वह बहुत गरीब था, उसके पास गुजारे के लिए सिर्फ यही एक ठेला था। तभी अचानक मूसलाधार बारिश पड़ने लगी। तेज बूंदें आनंद के बदन को भिगोने लगी।
हवा के झोंकों से उसके ठेले पर बंधी फटी हुई तिरपाल जोर जोर से फड़फड़ा रही थी। उसने ठिठुरते हुए आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, सुबह से एक प्लेट भाजी भी नहीं बिकी है। अगर आज कमाई नहीं हुई तो घर पर बूढ़ी माँ की दवाई कैसे आएगी, और आज रात को खाने में क्या बनेगा। बारिश और तेज हो गई। पूरा चौराहा खाली हो चुका था। हर कोई अपने अपने घरों में छिप गया। आनंद ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, इस उम्मीद में कि शायद कोई भूखा मुसाफिर इस तूफानी रात में यहाँ आ जाए। रात के करीब 9 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक हाईवे की तरफ से एक बड़ी और आलीशान गाड़ी आती हुई दिखी। लेकिन चौराहे के पास आते ही उस गाड़ी का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा और उसमें से गाढ़ा धुआं निकलने लगा। गाड़ी वहीं रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से 3 लोग बाहर निकले। वे शहर के बहुत बड़े और अमीर व्यापारी थे। वे किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग से लौट रहे थे, लेकिन इस तूफानी रात में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वे सब भूख से बेहाल थे। तभी उनकी नजर पेड़ के नीचे टिमटिमाते आनंद के चूल्हे पर पड़ी। वे भागते हुए आनंद के ठेले के पास आए। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम रास्ता भटक गए हैं। हमें बहुत जोर की भूख लगी है। इस मौसम में क्या कुछ खाने को मिलेगा? आइए साहब, आइए। इस तूफानी रात में आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। आप लोग यहाँ तिरपाल के नीचे सूखी बेंच पर बैठ जाइए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार करता हूँ। आनंद ने तुरंत तवे पर मक्खन की टिक्की डाली। मक्खन के पिघलते ही छन छन की आवाज आई और मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगी। आनंद ने दिल से पूरी शुद्धता के साथ भाजी बनाई और पाव को अच्छे से सेक कर उन मुसाफिरों के सामने परोस दिया। वाह भैया, ऐसा लाजवाब स्वादिष्ट पाव भाजी तो हमने शहर के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं चखा। तुम्हारी भाजी में तो सचमुच जादू है। खाना खाने के बाद व्यापारियों की जान में जान आई। तब तक बारिश छूट गई थी। तभी दूर से एक मैकेनिक आता हुआ दिखा। जिसने कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ठीक कर दी। जल्दीबाजी में बुजुर्ग व्यापारी ने आनंद को भाजी के पैसे दिए, गाड़ी में बैठे और अंधेरे में ओझल हो गए। आनंद जब टेबल साफ करने गया तो उसकी नजर उस काले बैग पर पड़ी। उसने जैसे ही बैग को थोड़ा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें नोटों की गड्डियां थीं, लाखों रुपए। आनंद के मन में एक पल के लिए ख्याल आया, इतने सारे पैसे, इतने पैसों से तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। माँ का बड़े अस्पताल में इलाज हो जाएगा। हमारा एक नया पक्का घर बन जाएगा। पर अगले ही पल आनंद को उसकी माँ की कही हुई वो बात याद आ गई जो उसने बचपन में सिखाई थी कि बेटा, भूखे सो जाना मंजूर है, लेकिन किसी और के हक की कमाई पर कभी मैली नजर मत डालना। आनंद ने बिना एक पल गंवाए बैग उठाया और उस तेज बारिश और कीचड़ में गाड़ी के पीछे भागने लगा। वह कीचड़ में फिसल रहा था, हाँफ रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। साहब रुकिए, ओ साहब रुकिए, आपका बैग छूट गया है। बेटा, आज के जमाने में भी ऐसी ईमानदारी? इस बैग में लाखों रुपए और मेरे बिजनेस के कीमती कागजात हैं। तुम चाहते तो इसे रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। नहीं साहब, ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। मुझे मेरी ईमानदारी की सूखी रोटी ही भारी है। मैं लालच के पैसों से अपनी माँ का इलाज नहीं करवा सकता। व्यापारी आनंद की इस बात से इतना खुश हुआ कि उसने जबरदस्ती आनंद को एक बड़ी रकम इनाम के रूप में दी। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है बेटा, इसे मना मत करना। इनाम के उन पैसों से आनंद ने गांव के चौराहे पर एक छोटी लेकिन सुंदर पक्की दुकान खोल ली। अब उसकी शुद्धता के कारण दुकान पर रोज सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटने लगी। लेकिन आनंद की यह तरक्की बगल के बड़े ढाबे वाले राजेश को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। राजेश एक लालची और मक्कार इंसान था जो ग्राहकों को सड़ी गली सब्जियां और मिलावटी मसाले खिलाता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजेश चुपके से आनंद की दुकान के पीछे वाले रास्ते से अंदर घुसा। उसके हाथ में एक शीशी थी। उसने आनंद के भाजी वाले बड़े पतीले का ढक्कन हटाया और उसमें एक जहरीला केमिकल मिला दिया, जिससे लोगों का पेट खराब हो जाए और पुलिस आनंद को पकड़कर जेल में डाल दे। राजेश ये घिनौना काम करके रातों रात हंसता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन दोपहर को आनंद की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ थी। तभी अचानक वहां फूड इंस्पेक्टर की टीम पुलिस के साथ आ धमकी। दरअसल राजेश ने ही सुबह फोन करके आनंद की झूठी शिकायत की थी। आनंद, दुकान बंद करो अपनी।
हमें शिकायत मिली है कि तुम खाने में घटिया केमिकल और जहर मिलाते हो। हम अभी तुम्हारी भाजी का सैंपल लेकर जांच करेंगे। साहब, आप शौक से जांच कीजिए। मैंने कभी किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। राजेश दूर खड़ा होकर अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन आनंद के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह बिल्कुल शांत था। उसे अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा था। लेकिन यहाँ राजेश की किस्मत खराब थी और आनंद की सच्चाई भारी पड़ने वाली थी। आनंद की एक पुरानी आदत थी कि वह हर सुबह दुकान खोलने से पहले भाजी का एक हिस्सा पास के मंदिर में पंडित जी को भोग लगाने के लिए भेजता था और खुद उसे छकता था। उस सुबह भी जैसे ही आनंद ने भाजी छकी थी, उसे स्वाद कुछ अजीब और कसैला लगा था। अपनी सूझबूझ के कारण उसने वो पूरी भाजी तुरंत नाले में फेंक दी थी और ग्राहकों के आने से पहले बिल्कुल नई और ताजी भाजी दोबारा बनाई थी। जब फूड इंस्पेक्टर ने मशीन से जांच की तो आनंद की भाजी 100% शुद्ध और सेहतमंद पाई गई। उल्टा अधिकारियों को पास में खड़े राजेश के अजीब हाव भाव पर शक हो गया। पुलिस जब राजेश के ढाबे के किचन में घुसी तो वहां गंदगी का अंबार था, चूहे दौड़ रहे थे और वही केमिकल वाली शीशी मिली जिससे वो मिलावट करता था। पुलिस ने तुरंत राजेश के ढाबे को सील कर दिया। पुलिस ने राजेश पर भारी जुर्माना लगाया और उसे जेल भेज दिया। आनंद अपनी सच्चाई, सूझबूझ और भगवान की कृपा से सुरक्षित बच गया। इस घटना के बाद आनंद का नाम पूरे जिले में फैल गया। कुछ ही सालों में आनंद ने उसी हाईवे पर एक बहुत बड़ा, आधुनिक और आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट खोला। अब वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, बड़ी गाड़ियों में घूमता था, लेकिन उसका स्वभाव आज भी वैसा ही सरल, विनम्र और मददगार था। एक शाम रेस्टोरेंट के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आनंद बाहर खड़ा था, तभी उसने देखा कि एक भिखारी फटे पुराने कपड़ों में भूख से कांपता हुआ उसके रेस्टोरेंट के कचरे के डिब्बे में फेंकी हुई रोटियां ढूंढ रहा था। आनंद दयावश उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उस भिखारी ने चेहरा उठाया, आनंद हैरान रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि राजेश था। जेल से छूटने और भारी जुर्माने के कारण उसका ढाबा, घर सब बिक चुका था और वह सड़क पर आ गया था। राजेश भाई, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो सबका बदलता है। पुरानी कड़वी बातों को यहीं मिट्टी में भूल जाओ। तुम बहुत भूखे हो, चलो पहले अंदर चलो। आनंद राजेश को रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। खाना खाने के बाद आनंद ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा। राजेश भाई, आप खाना बहुत स्वादिष्ट बनाते हो, बस आपका रास्ता भटक गया था। आज से आप कहीं नहीं भटकोगे। मेरे इस नए रेस्टोरेंट में हेड शेफ की जगह खाली है। आज से आप सम्मान के साथ यहाँ काम करो। राजेश की आंखों से पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। आनंद ने न केवल अपनी मेहनत से सफलता का परचम लहराया था, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को सुधार कर इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की थी।